नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 22 जनवरी को राम मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ये चर्चा में आ गया था। तो आइए जानेंगे कि जो राम मंदिर बना हुआ है अयोध्या में, ये किस शैली में बना हुआ है, इस शैली की क्या है विशेषता। वास्तुकला की जो नागर शैली है उस शैली में बनाया गया है, जो गुप्त काल के अंत के दौरान 5वीं शताब्दी में उभरा हुआ था। ये शैली जो मंदिर की वास्तुकला की नागर शैली है। इस मंदिर की क्या विशेषताएं, इसके बारे में जानेंगे। जो नागर शैली में निर्मित है, सबसे पहले तो इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो कितनी लंबाई में है, 380 फीट की लंबाई में बना हुआ है। 380 फीट की लंबाई में बड़ा है। अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 250 फीट इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई इसकी 250 फीट है। अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 161 फीट है। ध्यान रखिएगा, ऊंचाई 161 फीट है। तो ये है जो इसका मुख्य गर्भगृह है, जहाँ की भगवान की मूर्ति लगाई गई है, उसमें भगवान श्री राम का जो रामलला रूप है, बचपन का स्वरूप है, वो लगाया गया है। और पहली मंजिल पर श्री राम दरबार लगाया गया है। इसमें 5 मंडप बनाए गए हैं। इसमें 5 मंडप बनाए गए हैं। तो इसमें है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इन मंडप को भी याद रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित तो पूछ देगा। इसका जो परिसर है, इसका जो बाउंड्री बनाई गई है, इस बाउंड्री के अंदर सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर भी बनाए गए हैं। साथ ही माँ अन्नपूर्णा और हनुमान जी का भी मंदिर इसी के अंदर, इस परिसर के अंदर बनाया गया है। और भी इसकी क्या विशेषता है, यह पारकोटा यानी कि आयताकार परिसर दीवार से घिरा हुआ है। इसकी लंबाई 732 मीटर्स और चौड़ाई 14 फीट है, यानी कि जो इसका आयताकार रेखा बनाया गया है। इसमें एक ऐतिहासिक कुआं भी बनाया गया है, जिसको सीताकूप के नाम से रखा गया है। इसका नाम कुबेर टीला में भगवान शिव का एक पुनर्निर्मित प्राचीन मंदिर है। स्टील या लोहे के उपयोग से बचते हुए इसका निर्माण नहीं किया, पारंपरिक तरीके से इसका निर्माण किया गया। मुख्य मंदिर की जो संरचना है, बंसी, पहाड़पुर, गुलाबी बलुआ पत्थर, चबूतरे में ग्रेनाइट्स पत्थर्स और जड़ाई के काम के लिए सफ़ेद मकराना संगमरमर और रंगीन संगमरमर से बनाई गई पत्थर लगाई गई है। प्रतीकात्मक महत्व के लिए इस शिलालेख में श्री राम के साथ विशेष ईंटों का शामिल किया गया है। मतलब कि श्री राम नाम का लिखा हुआ विशेष ईंटों का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। जैसे कि वो अपना पुल बनाया गया था, जो लंका का पुल बना था। इसका निर्माण पूरी तरीके से पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया गया है, और जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। और 70% क्षेत्र को हरा भरा रखा गया है, यानी कि इसका जो 70% क्षेत्र है उसको ग्रीन यानी हरा भरा रखा गया है, यानी इन्वायरमेंट्स का विशेष ध्यान रखा गया है। दोनों शैलियों में क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के बारे में जानते हैं। दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। द्रविड़ शैली कहते हैं, जिसका उभार यानी कि लगभग 8वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था और 14वीं शताब्दी में ये काफ़ी फली फूली थी। इसका विकास चोल शासकों के संरक्षण में हुआ था, लेकिन यह कुछ बदलाव के साथ पिछले पल्लव वास्तुकला की निरंतरता भी इसमें शामिल हो गई थी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जो बृहदेश्वर मंदिर है, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर है, ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। और नागर शैली की बात किया जाए तो नागर शैली मंदिर वास्तुकला की नागर शैली ये 5वीं शताब्दी में उभरी और भारत के उत्तरी भाग में एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुई। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है नागर शैली में बना है। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये भी नागर शैली में बना है। इनके दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में देखेंगे। जो नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल्स है, यानी कि जिसे नागर शैली बोलते हैं, नागर शैली की क्या विशेषताएं हैं। इसके ऊपर जो अक्ष होते हैं, अक्ष तो सबके सेम है, एक सिंगल पाई के तरीके होता है। जो गोल सा यहाँ पर कलश रखा हुआ है, इसे आमलक बोलते हैं नागर शैली वाले मंदिर में। और फिर उसका जो शिखर्स होता है, ये जो शिखर है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये अर्धचंद्राकार है, यानी कि मेहराब के तरीके का इसका शिखर है, जो नागर शैली में बना मंदिर से होता है। गर्भगृह वहीं बीच में होता है जहाँ पर भगवान की मूर्ति लगाई जाती है। तो गर्भगृह दोनों सही है। सबसे पहले तो एक चबूतरा बनाया जाता है, इस चबूतरे पर मंदिर को बनाया जाता है। चबूतरे के ऊपर मंदिर को बनाया जाता है नागर शैली में। इसके जो मंडप है यानी कि अलग अलग जगह पर जहाँ पर लोग बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये भी आर्क के डिजाइन में ही बनाया गया है। ये भी आर्क यानी कि अर्धगोलाकार डिजाइन में भी मंडप भी बनाया गया है। जबकि जो साउदर्न स्टाइल टेम्पल्स यानी कि जो द्रविड़ शैली है, इस द्रविड़ शैली में क्या विशेषताएं हैं। द्रविड़ शैली में जो इसका ऊपर का जो आमलक कलश बोलते हैं, इसको कैप्स्टोन बोलते हैं। और इसका जो शिखर है, शिखर को विमाना बोलते हैं।
विमान बोलते हैं। जो साउथ इंडिया का शिखर है उसे विमान बोलते हैं। ये पिरामिड आकार का होता है। पिरामिड यानी कि सीढ़ी नुमा जो आकृति होती है उस आकार से इसका शिखर होता है, जिसको विमान बोलते हैं। एक्सिस मुंडी सबकी सेम ही है। गर्भगृह बीच में है जहाँ पर भगवान की मूर्ति लगाई जाती है, और इसका कोई चबूतरा पे इसे नहीं बनाया जाता है। इसके साथ साथ जो इसका मंडप होता है ये एकदम प्लेन होता है, एकदम एक हाल की तरह रहता है, प्लेन मंडप होता है इसका। इसमें कोई आर्क डिजाइन नहीं दी जाती है इस मंडप में। और दोनों से मिक्स एक नई शैली विकसित की गई थी वेसर शैली नाम से। वेसर शैली जो डेक्कन क्षेत्र है, जो बीच का क्षेत्र है, यानी कि डेक्कन एरिया है, कुछ गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर एरिया है, तो वहाँ पर बेसर शैली का विकास हुआ था, जो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का मिक्सअप होता था। तो ये था नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में। आगे है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन के दौरान ही उन्होंने एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसका नाम रखा था बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो विमानन क्षेत्र है, यानी कि जो पायलट वाला क्षेत्र है, जहाज उड़ाना विमानन क्षेत्र है, उसमें नौकरियों के लिए जो महिलाएं हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं, उनको प्रशिक्षित करना, यानी कि फीमेल को प्रशिक्षित करना, उन्हें सशक्त बनाना। इसमें एक लगभग 150 स्थानों पर सेंटर बनाए जाएंगे। 150 स्थानों पर सेंटर बनाए जाएंगे जहां जो गर्ल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी पायलट बनने की, और उसके बाद जो जहाज है उसका मेंटेनेंस रख रखाव के लिए। हालांकि अभी भी भारत में महिला जो पायलट है वर्तमान में 15% है। 15% महिला पायलट्स हैं, जो वैश्विक औसत से देखा जाए तो उनसे 3 गुना अधिक है भारत में महिला पायलट्स। लेकिन अभी इसको जो कार्यबल है इनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, इनकी और संख्या बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आगे है सोलिगास और एरवास। ये दोनों जनजाति हैं, ये चर्चा में क्यों आ गई? सोलिगास और एरवास पश्चिमी घाट में रहने वाले 2 स्वदेशी समूह है, जनजाति है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र से जो खाद्य प्राप्त करते हैं इसके लिए जाने जाते हैं। एक बुक लॉन्च की गई है, बुक का नाम है फॉरगॉटन ट्रेल्स, यानी कि फोर्जिंग वाइल्ड एडिबल्स, इस नाम से बुक है। बुक में दिया गया है इन जनजातियों के द्वारा जो जैव विविधता से समृद्ध खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो लोग डाइवर्स भोजन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पेड़ पौधों प्रकृति जीव जंतुओं से जो ये लोग भोजन करते हैं, उन भोजन के बारे में, उनके तरीकों के बारे में इस बुक में बताया गया है। इसलिए जनजाति जो सोलिगास और एरवास है चर्चा में आ गई हैं। साउथ इंडिया की जनजातियां हैं, कहाँ पर रहती हैं इसके बारे में भी आगे बताते हैं। पहले जानते हैं सोलिगास के बारे में। सोलिगास कावेरी बेसिन में रहते हैं। प्रायद्वीप भारत के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर रहने वाली एक स्वदेशी समुदाय है जो सोलिदास है। ये सोलिगा लोग सोलगा भाषा बोलते हैं, द्रविड़ परिवार से संबंध रखते हैं। ये प्रकृतिवाद, जीववाद और हिंदू धर्म के मिश्रण प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि हिंदू धर्म का भी पालन करते हैं, जीववाद और प्रकृतिवाद तीनों चीज़ का मिलाकर ये लोग फॉलो करते हैं। वे भारतीय बाघ अभ्यारण्य के भीतर पहला आदिवासी समुदाय है जिन्हें वन अधिकारों को औपचारिक रूप से अदालत द्वारा स्वीकार किया गया है कि इनका जो वन अधिकार है, यानी कि जो फॉरेस्ट राइट है, इनके लिए लागू होता है, ये अपना अंदर उसके रह सकते हैं। वहीं एरवास जनजाति के बारे में बताया जाए तो एरवास उसी क्षेत्र का एक अन्य स्वदेशी समुदाय है। केरल के वायनाड जिले के स्थानांतरित और कोडागू जिले में बस गए हैं। वायनाड जिले से स्थानांतरित होकर कोडागू जिले में यहाँ पर बस गए साउथ इंडिया में। वे रेलुआ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं और प्राकृतिक तत्वों में रहने वाले जो आत्मा हैं, आत्माओं पर भी ये विश्वास करते हैं। एरवास जो अक्सर कॉफ़ी और चाय के बागानों में खेतीहर मजदूर होते हैं, सोलिगा की तुलना में अपने आहार कंदों की अधिक मात्रा इस्तेमाल करते हैं। वे मानसून के मौसम में मशरूम खाते भी हैं और उसके साथ साथ बस्तियों को, उनके जो बस्तियां होती हैं एरवास को, उसे कुंजू नाम से जानते हैं, उसको कुंजू नाम से ये जानते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, चर्चा में क्यों आ गया है? भारत को 59 वर्षों में, यानी कि 59 वर्षों में पहली बार संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की जो मत्स्य पालन समिति है उसकी तरफ से जो मत्स्य पालन प्रबंधन उप समिति का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत को पहली बार ऐसा हुआ है। यह नियुक्ति तब हुई है जब विभिन्न देशों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र होता है, जल क्षेत्र में चीन की अवैध मछली पकड़ने की जो प्रथा है उसके बारे में चिंता व्यक्त की गई है अलग अलग देशों के द्वारा। चीन को 80 से अधिक देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने की प्रथाओं के लिए
आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि 80 देशों ने एक साथ आलोचना की है चीन की। उसी समय भारत को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की जो मत्स्य पालन समिति है और उसके जो मत्स्य पालन प्रबंधन की उप समिति है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में भारत को शामिल करने को मत्स्य पालन प्रशासन और प्रबंधन पर वैश्विक आख्यानों में जो संतुलन है और परिप्रेक्ष्य लाने के रूप में भी देखा जा सकता है कि वैश्विक लेवल पर जो संतुलन है वो स्थापित कर सकता है भारत ही। समितियों के बारे में जान लेते हैं। मत्स्य पालन पर जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन समिति है इसके बारे में जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि मुद्दों को संबोधित करने वाला प्राथमिक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है, सरकारी मंच है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। यह जो FAO यानी कि जो एग्रीकल्चर खाद्य एवं कृषि संगठन है उसका समीक्षा करता है, उसके कार्यक्रम को लागू कराने के लिए भी ये काम करता है। तो आइए खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में देखते हैं। जो खाद्य एवं कृषि संगठन है इसका इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी के रूप में इसे नामित किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर्स है यानी कि मुख्यालय है रोम, इटली के रोम में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य यही है भूख को खत्म करना, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और वैश्विक जो प्रयास किए गए हैं भूख को खत्म करने के लिए उसका नेतृत्व करना। लगभग 194 देशों और यूरोपीय संघ सहित लगभग 195 सदस्यों के साथ जो FAO है का लक्ष्य सक्रिय स्वस्थ जीवन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच प्रदान करना। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है। विश्व जो खाद्य दिवस है हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। हैविसोर्स के बारे में दिया है। हैविसोर है क्या? एक वैक्सीन है। किसके लिए है? हेपेटाइटिस ए के लिए। हेपेटाइटिस जो ए है उसके लिए एक वैक्सीन लॉन्च किया गया है हैविसोर्स। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है, भारत की अग्रणी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जिसका नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। इन्हीं के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लॉन्च किया है जिसका नाम है हैविसोर्स। इस वैक्सीन का नाम है हैविसोर्स। उम्मीद है कि यह टीका दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलने वाला जो अत्यधिक संक्रामक यानी लीवर को संक्रमण करने वाला हेपेटाइटिस ए है उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हेपेटाइटिस ए होता क्या है? बेसिकली यह लीवर को डैमेज करता है, यानी कि जो लीवर का सूजन होता है उसी को बोला जाता है हेपेटाइटिस ए। इसमें होता क्या है? सूजन के कारण जो शरीर के अंदर जो टिश्यूज होते हैं यानी कि जो उत्तक होते हैं उसको डैमेज कर देता है या तो संक्रमित कर देता है, हेपेटाइटिस ए जिसको भी हो जाता है। आगे है मूंगा चट्टान के बारे में दिया है। वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अटलांटिक तट से दूर फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक लगभग 310 मील तक फैली सबसे बड़ी ज्ञात गहरे समुद्री मूंगा चट्टान का मानचित्रण किया गया है। यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, इसका मानचित्रण किया गया है। इस मानचित्रण का इस नई खोज से पता क्या चला है कि जो विभिन्न समुद्री प्रजातियों हैं उसके लिए आवास प्रदान करता है यह, और उसके साथ बड़े मात्रा में जो पर्यटक होते हैं उसको भी आकर्षित करता है इस मानचित्रण से। तो मूंगा चट्टान के बारे में जान लेते हैं। मूंगा चट्टान एक जटिल पानी के नीचे का पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि इकोसिस्टम है पानी के अंदर। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। इसके साथ साथ ये मूंगा चट्टानों को अक्सर समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मूंगा चट्टानों को ही समुद्री वर्षा वन कहा जाता है समुद्र के भीतर से। ये जो विभिन्न ज्ञात समुद्री प्रजातियां हैं उसका घर भी है। लगभग 25% का जो समुद्री प्रजातियां हैं वो इसी वर्षा वन में रहते हैं, समुद्री वर्षा वन में रहते हैं, यानी कि मूंगा चट्टानों पे रहते हैं। गहरे समुद्री मूंगों के बारे में बात किया जाए तो गहरे समुद्र में रहने वाले जो मूंगा चट्टान है वो ठंडे पानी की चट्टान या मूंगे के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, क्योंकि वो अंधेरे में रह लेते हैं। समुद्र के अंदर रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वो अंधेरे में भी रह लेते हैं। कुछ जो होते हैं तो वो जो उजाला होते हैं वहाँ पर निवास करते हैं। तो ये था मूंगा चट्टान के बारे में मानचित्रण किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। कहाँ किया गया है? अमेरिकी अटलांटिक तट से दूर थोड़ा सा, फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना के तट के आसपास। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो 13वां संस्करण है उसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, चेन्नई में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट किया गया है 2023, इसका
13वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम पहल का इसे कब शुरू किया गया है? भारत सरकार द्वारा 2017 से ही इसे स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? यह खेल प्रतिभाओं को पोषित करने और भारत की जो खेल संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करने और जो पूरे भारत भर में जो खेल की प्रतिभा है उसको निखारने के लिए स्टार्ट किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2018 से शुरू किया गया था। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो युवा हैं उसका वार्षिक रूप से राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। वहीं जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये 2020 से स्टार्ट किया गया था। 2020 से स्टार्ट किया गया था। यह यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों के अंदर जो छात्र खेलते हैं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए है। नेक्स्ट इसमें तीसरा है दिया है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। ये भी 2020 से शुरू किया गया है। यह भारत में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र योजना, इस योजना का उद्देश्य है मौजूदा जो प्रशिक्षण सुविधाएं हैं उसको समर्थन करना और जो खेल का बुनियादी ढांचा है उसको बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना और कर्मचारी उपकरण और संसाधन प्रदान करना ताकि जो खेल भावना है इसको और बढ़ाया जा सके और खेल प्रतिभा को भी और भी निखारा जा सके। आगे है चंदका दमपारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कटक से हिरणों के स्थानांतरण करने के बाद उड़ीसा सरकार द्वारा एक पहल स्टार्ट किया गया है कि जो चंदका दमपारा वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें सांबर हिरण को गौर हिरण लाने की योजना बना रहा है कि सांबर जो हिरण है और गौर हिरण है इसको लाकर यहाँ पर बसाया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं लोकेशन। ये पूर्वी घाट में स्थित है उड़ीसा के अंदर और उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है खुर्द जिला। ये उड़ीसा के खुर्द जिला में स्थित है। इसका नाम है चंदका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। पूर्वी घाट में स्थित है। 1982 में इसे चिन्हित किया गया था और खतरे वाला स्थान भी इसे घोषित किया गया है। पक्षियों के लिए और वन्य जीवों के लिए भी उल्लेखित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा के खुर्दा जिले में है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।